हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएरएम मल्होत्रा क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईएसएलएम। ठीक है, आईएसएलएम तो आपको पता ही होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। नहीं तो इस पे भी मैं एक लेक्चर जरूर डालूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आईएसएलएम दैट इज इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई। अब ये क्या है, कैसा है, वो सब तो कंसेप्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो है हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट बनाकर लेकर आए हैं, जिन्हें हमें जो है करना है। और एक्सपेक्टेड है कि जैसे जितने क्वेश्चंस कराऊंगा कि पेपर में भी लगभग इसी हिसाब से आएगा। देखो, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं आता, बहुत ही लिमिटेड आता है। ठीक है, चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि यार, जैसे हमारी लाइव क्लासेस जो है ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी हैं। बस अब जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक की एक मैं बहुत बड़ी रिवीजन क्लास लेने वाला हूँ। रिवीजन एज इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा एंड स्टूडेंट्स ऑन दी अदर एंड विल आंसर द क्वेश्चंस। एंड देन उस ये एक बहुत अच्छा मेजर होता है टू चेक योर परफॉर्मेंस। तो जल्दी से आप सी ए रमन लूथरा क्लासेस को ज्वाइन करिए, जिसके लिए आप www.caramanluthra पे जा सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अब हमारे जो है रिजल्ट्स ऑब्वियसली एक्सेम्पलरी रिजल्ट्स रहे हैं ओवर द पीरियड, जिसमें आपका आईएफएससीए हो गया, जिसमें आपका पीएफआरडीए हो गया, या फिर आपका सेबी एग्जाम हो गया। इन सभी में ठीक है, हमारे जो रिजल्ट रहे हैं वो एग्जाम्पलरी रहे हैं, और आज वो हमारे एग्जाम्पल बन गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमें ज्वाइन करिए, सो दैट आप जो है ये एग्जाम्पल बने, और फिर हम आने वाले बैचेस को, आने वाले स्टूडेंट्स को आपका एग्जाम्पल दें। चलो तो सॉरी फॉर दैट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, दैट इज व्हाट डस आईएसएलएम स्टैंड फॉर। अब देखो, पढ़ने में तो ऑनेस्टली यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है। यार आईएसएलएम किसको नहीं पता, मतलब ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन करके आएगा उन सबको पता आईएसएलएम क्या होता है। लेकिन ऑप्शन देखती हो ना, तो बंदा एक बार को तो कंफ्यूज होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इनकम सेविंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, कंफ्यूजिंग लग रहा है। इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी स्टॉक, कंफ्यूजिंग लग रहा है। इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, इन्वेस्टमेंट स्टॉक एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिमिलर। तो ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन इजी आ गया तो मतलब चुटकियों में हो जाएगा। मतलब इजी है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो तो आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है, तो थोड़ा बहुत भी भूल जाता है, तो उसको हमेशा इशू रहता है। तो इसका आंसर हो गया इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई। ये फुल फॉर्म तो भूलना ही मत। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The ISLM model illustrates the relationship between dash and dash in the goods and service market and in the money market। तो हमारा जो ISLM मॉडल होता है, गुड्स मार्केट में हमारा जीडीपी या फिर आउटपुट निकल के आता है, और हमारा मनी मार्केट में हमारा वो निकल के आता है। बेसिकली जो आईएसएलएम मॉडल है वो हमारा गुड्स एंड मनी मार्केट में दोनों में एक रिलेशन डिफाइन करता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड आरओआई। इनकम को हम आउटपुट के नाम से भी जानते हैं, जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए इसका जो असली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रियल आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट। क्या हो जाएगा? रियल आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट। तो आईएसएलएम मॉडल इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश इन द गुड्स एंड सर्विस मार्केट एंड इन द मनी मार्केट। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका रियल आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट। अच्छा, रियल आउटपुट एंड रियल जीडीपी दोनों ही दिख रहे हैं, बट टेक्निकली हमारा जीडीपी जो है वो एकदम प्रॉपर इनकम के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर रियल आउटपुट हो जाएगा, जिसको हम जो है हमने आईएसएलएम मॉडल के अलावा कह रहा हूँ, हमारा हमारा केनेजियन, ठीक है जी, क्लासिकल एंड केनीजियन मॉडल में भी हमने ये पढ़ा था कि यार आउटपुट इनकम एक ही बात होती है। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और आप बहुत इजी से इजीली कर लोगे। बस एक बारी इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बारी बस अच्छे से पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसके क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर पाते हो।
ठीक है, तो आईएसएलएम मॉडल में किसके बीच में रिलेशन दिखाई जाती है, आपके आउटपुट या फिर इनकम एंड आरओआई। अगर इनकम नहीं है तो आउटपुट इज द सेकंड ऑप्शन, आउटपुट ना होता तो जीडीपी हैव बीन दी अदर बेटर ऑप्शन, मतलब मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर आर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द मनी मार्केट डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट वेयर। तो हमारा मनी मार्केट जो होता है वहां पर मनी सप्लाई हमें कांस्टेंट मानी हुई है, ठीक है, और मनी डिमांड हमारा कुछ ऐसे जा रहा होता है। तो जहां पर भी ये इक्वल होते हैं वहां हम मान लेते हैं कि हमारा मार्केट में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो इसका आंसर हो गया एम डी इक्वल्स टू एम एस। इसका आंसर हो गया एम डी इक्वल्स टू एम एस। दी मनी मार्केट डिटर्मिनेंट्स डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट वेयर एम डी दैट इज मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई। और ये हमें अच्छे से पता है यार कि किसी भी चीज की डिटर्मिनेशन अगर दूसरों पे डिपेंड करती है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलेगी, और इक्विलिब्रियम हमेशा इक्वल पॉइंट होता है। वो भले ही आप अपने उसमें चले जाइए पीपीसी वाले उसमें, सॉरी पीपीसी कह रहा हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले उसमें चले जाइए, या फिर आप जो है हमारा जो इकोनॉमी में किसी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है उस पर चले जाइए, क्लासिकल किनीजियन पे चले जाइए, हमेशा इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर दो वेरिएबल्स इक्वल होते हैं जिनकी भी हम स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इज अ डैश फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली अब हमने यहां पर इसमें बताना है इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशन देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें एक नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन सिंपल सी बात है, क्योंकि एज दी आरओआई इंक्रीजेस जो हमारी फर्म्स हैं उनके लिए जो है लोन लेना महंगा हो जाएगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली वो कम करेंगे। तो एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, एक नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज द आईएस कर्व स्लोप। हमारे आईएस कर्व का स्लोप कैसा होता है, हमारे आईएस कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है, जहां पर इनकम या फिर आउटपुट आ जाता है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट आ जाता है। हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है आईएस कर्व, ये हमने अच्छे से आईएस कर्व में समझा हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो उससे इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम होती है, और एग्रीगेट डिमांड अगर कम होती है तो ओवरऑल आउटपुट या फिर इनकम भी कम होगा। तो इसीलिए हमें आईएस जो है हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है। कैसा मिलता है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है। मूविंग ऑन टू अदर क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आईएस कर्व। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है आईएस कर्व के रिगार्डिंग में। तो अगर हम बात करें अब इन जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं इनको बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। जैसे वो बोलता है आईएस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल आउटपुट एंड रियल इंटरेस्ट रेट सच दैट प्लान्ड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल। तो यहाँ पर वो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, और ये वाली जो है इक्वल, ये वाली जो है आपकी करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसको छोड़ते हैं, नन ऑफ दीज को छोड़ते हैं। एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज द डिमांड फॉर गुड्स एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट लीडिंग टू डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अगली स्टेटमेंट है आपकी इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट इंप्लाइज दैट अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट लीड्स टू इंक्रीज इन द आउटपुट द आईएस कर्व इज देयरफॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ जी हमें पता है ये इनवर्स रिलेशन देखने को मिलती है। द डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस कर्व रिप्रेजेंट नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो डी एंड ई तो लगभग सेम ही जो है चीज बोल रहा है, बस मेरे को जो है यहाँ पर डाउटफुल सिर्फ सी लग रहा है। रीजन एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा जिससे डिमांड फॉर गुड्स एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज होगी। एक्चुअली में आपकी डिमांड फॉर गुड्स नहीं, आपकी जो है इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है, इसकी वजह से आपका जो है आउटपुट डिक्रीज होता है, लीडिंग टू डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो जी हाँ, हम ये चीज यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि हमारा जो है ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब एकदम प्रॉपर गलत तो नहीं बोलूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट भी हमारा एग्रीगेट डिमांड में आता है, लेकिन यहाँ पर वो किस इंटेंशन से ये वर्ड यूज कर रहा है, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो डिमांड फॉर गुड्स मतलब यहाँ पर वो मेरे हिसाब से अगर मैं अच्छे से रीड करता हूँ तो यहाँ पर
आपका कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिमांड मेंशन कर रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बोलता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती। तो मेरे हिसाब से जो है इसका सी पार्ट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, तो आप अपनी प्रॉपर लॉजिक, अपनी प्रॉपर रीजनिंग के साथ कमेंट में जरूर लिखना, एंड आई विल एक्नॉलेज इट। और अगर मुझे वो एक्नॉलेजमेंट सही लगी, मेरे को वो रीजनिंग सही लगी, तो मैं जरूर उसको नेक्स्ट क्लास में करेक्ट भी कराऊंगा। अभी मेरे हिसाब से जो है इसकी स्टेटमेंट नंबर सी जो है मुझे रॉन्ग लग रही है, क्योंकि डिमांड फॉर गुड्स एट एनी लेवल आउटपुट कम ना होती, इन्वेस्टमेंट कम होती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, changes in factors that decrease the demand for goods given the interest rate shift the IS curve to the dash। तो जब भी आपके फैक्टर्स चेंज होते हैं जिससे आपकी डिमांड कम होती है फॉर गुड्स गिवन द इंटरेस्ट रेट, द IS कर्व शिफ्ट टू डैश। चेंजेस इन फैक्टर्स दैट इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स गिवन द इंटरेस्ट रेट शिफ्ट द IS कर्व। तो आपका टैक्सेस, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपकी जो वो होता है MPC होता है, ये सारे फैक्टर्स जो बेसिकली डिमांड में चेंज लाते हैं, और वो ROI को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स हैं, तो उससे हमारा IS कर्व कैसे शिफ्ट होता है। अगर हमारी डिमांड कम हो रही है तो हमारी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा इनकम या फिर आउटपुट कम हो जाएगा, तो हमारा जो ये होता है IS कर्व ये डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा। किसकी तरफ आ जाएगा? डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें चेंजेस इन फैक्टर दैट इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स गिवन द इंटरेस्ट रेट सेम रहने पर, जब हमारी डिमांड बढ़ जाए तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, तो ये हमारा राइट अपवर्ड की तरफ आ जाएगा। तो हम इसको डाउनवर्ड अपवर्ड की फॉर्म में लिखते हैं रेदर देन हम लेफ्ट और राइट की फॉर्म में लिखें, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब अगर कहीं कहीं जगह आपको ना इसमें लेफ्ट एंड राइट देखने को भी मिलेगा, ऑब्वियसली वो भी गलत नहीं है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनके दो ऑप्शंस होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, MCQ में पॉसिबल होता है ऐसा, टेंशन मत लो। हालांकि इसके होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इसमें मेरे हिसाब से डाउनवर्ड अपवर्ड भी ठीक है, लेफ्ट और राइट भी ठीक है, क्योंकि दोनों यार देखो, जहाँ ये तो लेफ्ट ही जा रहा है और राइट ही जा रहा है, या फिर डाउनवर्ड ही जा रहा है या अपवर्ड ही जा रहा है, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हम चलते हैं तो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टैक्सेस द IS कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। तो जब भी आपका टैक्सेस बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ने से क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम गिरती है। डिस्पोजेबल इनकम गिरती है तो उसका इफेक्ट जो है कंजम्पशन पे वो कम होता है। तो विद सेम ROI, जब आपका इनकम कम होगा, जब आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा कंजम्पशन कम होने की वजह से, तो उससे आपका जो है ओवरऑल आउटपुट गिरेगा। तो इससे आपका जो IS कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगेन इसमें भी हमें जो है दो पॉसिबल आंसर लग सकते हैं, एक लेफ्टवर्ड भी हो सकता है इसमें। ठीक है, क्योंकि अगेन लेफ्ट भी जाएगा ना। उसके बाद एन इंक्रीज इन मनी कॉजेज द LM कर्व टू शिफ्ट। अब इंक्रीज इन मनी का मतलब है, देखो ये हमारी मनी सप्लाई होती है, ये हमारी मनी डिमांड होती है। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, वो इसका मतलब ये होता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई का मतलब होता है मनी सप्लाई का बढ़ना। तो इससे आप देख सकते हैं हमारा जो ROI निकल के आ रहा है वो कम हो रहा है, ROI जो है हमारा कम हो रहा है। तो जब हमारा सेम लेवल ऑफ इनकम पे ROI कम हो जाए तो हमारा ये डाउनवर्ड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा डाउनवर्ड, इसका आंसर हो गया हमारा डाउनवर्ड। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी और मैं वो करेक्ट कराना चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने एक चीज देखी कि वहां पर ROI सेम रहने पर इनकम चेंज हो रही थी IS मेथड में, क्योंकि उसमें इनकम जो है वो ROI के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जब यहाँ पर चेंज होता है हमारे एक्स एक्सिस में, तो आपका लेफ्ट एंड राइट जाता है। तो हमारा आंसर जो मोर अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर वो लेफ्ट एंड राइट होगा, रेदर देन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, रेदर देन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो मैं इसको करेक्ट करा देता हूँ, मैंने जस्ट अभी अभी ऑब्जर्व करी ये चीज। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड हो जाएगा, क्योंकि जब भी एक्स एक्सिस के उसमें चेंज आता है तो हम लेफ्ट एंड राइट बोलते हैं, जब भी वाई एक्सिस के उसमें चेंज आता है तो हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब जैसे इसमें वाई एक्सिस के उसमें चेंज आ रहा था ROI में,
ठीक है, सेम इनकम लेवल पे आरओआई आप जो है आपका गिर रहा था, तो हम इसको तब जो है डाउनवर्ड बोलेंगे क्योंकि नीचे आ गया, उसमें राइट एंड लेफ्ट बोलेंगे। तो ये अभी अभी मैंने जो है ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इससे पहले तो मतलब ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, मेंशन भी नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि कई चीजें आपको पढ़ पढ़ के खुद समझ में आ जाती हैं, बस वैसा ही अभी कुछ हुआ है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एल एम कर्व। एल एम कर्व से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें से चूज करनी है। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉजेज एल एम कर्व टू शिफ्ट डाउन। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा जो जब भी इंक्रीज इन मनी सप्लाई होता है तो उससे हमारा एल एम कर्व जो है वो डाउन शिफ्ट होता है, अभी हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसने मांगी, ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई कॉजेज द एल एम कर्व टू शिफ्ट अप। तो अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई से एल एम कर्व डाउन जा रहा है तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई से एल एम कर्व अप जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। Equilibrium in financial market implies that for a given real money supply, an increase in the level of income which increases the demand for money and leads to increase in interest rate. This relation is represented by upward sloping LM curve. तो आई गेस ये भी ठीक है। इक्विलिब्रियम इन फाइनेंशियल मार्केट जब भी आता है, मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई, तो वहां पर आपका जो है गिवन रियल मनी सप्लाई पे एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम विच इंक्रीजेज द डिमांड फॉर मनी। तो जब भी इनकम बढ़ेगी तो आपकी मनी डिमांड बढ़ेगी, मनी डिमांड बढ़ेगी तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो सेम है, तो मनी डिमांड कर्व जो है वो अपर चला जाएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जिससे अपर स्लोपिंग एलएम कर्व मिलेगा। तो ये भी एकदम ठीक है। द अपर स्लोपिंग एलएम कर्व रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट एंड आउटपुट, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ही नहीं एलएम कर्व से रिलेटेड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स इफेक्ट डैश कर्व एंड नॉट द डैश कर्व। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, जिसमें अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और ऐसे इनडायरेक्ट थोड़े भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो टैक्स अफेक्ट द डैश कर्व एंड नॉट द डैश कर्व। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो हमारा जो टैक्स है, टैक्स किसको अफेक्ट करता है, हमारी कंजम्पशन को। कंजम्पशन हमारा आई एस कर्व में आता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा टैक्स अफेक्ट आई एस कर्व बट नॉट एल एम कर्व, क्योंकि मनी सप्लाई मनी डिमांड का इससे कोई लेना देना नहीं है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू आई एस एल एम मॉडल। तो इसमें से आई एस एल एम मॉडल की जो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Equilibrium in the good markets implies that an increase in the interest rate leads to decrease in output. This is represented by LM curve. तो गुड्स मार्केट में कभी LM कर्व होता ही नहीं है, तो ये गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Equilibrium in financial market implies that decrease in output leads to an increase in interest rate. तो LM कर्व या फिर फाइनेंशियल मार्केट में तो आपकी डायरेक्ट रिलेशन होती है इंटरेस्ट रेट और आपके उसमें, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत है। उसके बाद equilibrium in goods market implies that an decrease in the interest rate leads to increase in output. This is represented by IS curve. ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, क्योंकि IS कर्व होता है हमारा गुड्स मार्केट में और इनवर्स रिलेशन ही होता है। Equilibrium in financial market implies that increase in the output leads to an increase in interest rate. फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन वो एल एम कर्व से डिफाइन होता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा मिल गया, हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर सी पार्ट। Moving on to next question, that is which of the following policy options would simultaneously increase interest rate and decrease output। ठीक है, तो कौन सा ऐसा यहाँ पर जो है मेजर है या पॉलिसी है जो गवर्नमेंट या आरबीआई लेगा, तो आपके साइमल्टेनियस इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा और आउटपुट को डिक्रीज करेगा। तो आरबीआई सेल बॉन्ड्स थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, government increases its defense purchases, RBI expands money supply, government increases tax rate, action described in both A and D। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, क्योंकि आरबीआई जब बॉन्ड जो है वो सेल करेगा तो उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड जो है फिर वो जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि वो सारा आरबीआई ने, सारा तो नहीं मतलब अच्छा खासा पैसा आरबीआई ने ले लिया, तो उनके पास हाथ में खर्चने के लिए पैसा कम रह जाएगा, तो ओवरऑल आउटपुट तो गिरेगा, लेकिन सिमिलरली आपका इंटरेस्ट रेट भी इससे बढ़ेगा। ऑल्सो इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये आपका एमडी कर्व है, ये आपका एमएस कर्व है, एमएस कर्व जो है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया,
तो आप देख सकते हैं हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया पहले से। तो उसने यही बोला था कौन सा पॉलिसी मेजर इसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा लेकिन आउटपुट को कम कर देगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है एक अगर हमारा आरओआई बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर उसमें देखो, आरबीआई सेल बॉन्ड्स थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो इसमें हमारा आरओआई बढ़ रहा है और मनी सप्लाई कम होने की वजह से आरओआई बढ़ रहा है, तो हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो उससे सॉरी 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 माय बैड, तो इसमें हमारा आरओआई अगर बढ़ रहा है लेकिन मनी सप्लाई कम, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो वो खर्चेंगे कम, जिससे जो है एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो आउटपुट गिरेगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स डिफेंस परचेजेस। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो वो आपका ओवरऑल एडी बढ़ेगा तो वो सिर्फ आउटपुट को इफेक्ट करेगा। आरबीआई एक्सपेंड्स मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई जो है बढ़ेगा उससे आरओआई गिरेगा, यहाँ तो बढ़ने की बात कर रहा था। गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स रेट, टैक्स रेट बढ़ाने से ओवरऑल एक्सपेंडिचर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिरेगा तो हमारे आउटपुट को इफेक्ट करेगा, उससे इंटरेस्ट रेट का कोई लेना देना नहीं। एंड एक्शंस डिस्क्राइब्ड इन बोथ ए एंड डी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली एंड ओनली ए पार्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। एलएम कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस, तो हमारा जो एलएम कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है जब हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से हमने देखा था हमारा एलएम कर्व जो है क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो आरओआई गिरेगा। सेम इनकम पे जब भी आरओआई गिरता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो ये गलत हो गई। एलएम कर्व शोज अ ड्रॉप इन दी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो इधर राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होता नहीं, इसमें इंक्रीज डिक्रीज होता है। एलएम कर्व विल शोज अ ड्रॉप इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एलएम कर्व जो है वो फाइनेंशियल, वो आईएस कर्व दिखाता है ना, इस ये थोड़ा ना दिखाता है, तो ये भी गलत हो गया। एलएम कर्व विल शिफ्ट टू राइट व्हेन लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंक्रीजेस, तो अगेन अब यहाँ पर राइटवर्ड इंक्रीज हो रहा है, भले ही हम डाउनवर्ड बोलते हैं बट राइट भी तो एक सही ऑप्शन है ही है ना। एलएम कर्व शो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, एलएम कर्व जो है वो स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी दिखाता है, सिर्फ स्पेक्यूलेटिव डिमांड थोड़ा ना दिखाता है, वो तो ओवरऑल सारी डिमांड दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी पार्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और एलएम कर्व विल शिफ्ट टू राइट व्हेन लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंक्रीजेस, जब भी आपकी सॉरी सॉरी माय बैड, यहाँ पर मैंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस को मनी सप्लाई समझ लिया, सॉरी। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ती है तो आपका जो है ये एमएस हो गया और ये आपका एमडी हो गया। लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगी, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, सॉरी माय बैड, ये भी गलत पार्ट है, मैंने इसको गलती से मनी सप्लाई पता नहीं क्यों समझ लिया, बट ये भी आपका गलत पार्ट है। तो इसमें से सही कौन सा है, एलएम कर्व शो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। ठीक है, हाँ, तो एलएम कर्व हमारा डिमांड फॉर मनी तो दिखाता है, अब उसमें स्पेक्यूलेटिव भी आती है, हाँ सारी दिखाता है, बट उसने ये तो नहीं बोला ओनली स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब जब हमें कोई भी यहाँ पर सही नहीं दिख रही है तो एक अप्रोप्रिएट वाली हमें चूज करनी पड़ेगी जो प्रोबेबली सही हो सकती है, तो इसका आंसर हो गया डी पार्ट, इसका आंसर हो गया आपका डी पार्ट। ठीक है, तो ये था आपका आईएसएलएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, अगर कोई आंसर गलत भी लगे तो बताना यार, एमसीक्यू जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, नो डाउट। तो कई बारी एक अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा गलत हो सकता है, कई बारी एक वर्ड जो है हम ओवर रीड कर लें तब भी गलत हो सकता है, तो अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगे तो जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सेशन लाता रहूंगा सीए रमन लूथरा क्लासेस पर, और आप लोगों की तैयारी जब तक तगड़े लेवल की ना करा दूंगी, मतलब पेपर में बैठे हो तो फुली कॉन्फिडेंट होके बैठे हो, तो तब तक मैं रमन सर या जितनी भी हमारी टीम है सीए रमन लूथरा क्लासेस की, आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।